नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर, आप सभी का व्याख्यान की इस माला में स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार में शिक्षण को एक उदात्त व्यवसाय का प्रतीक माना गया है। और सच कहूं तो सेवा अथवा व्यवसाय के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सम्मानित यदि कोई व्यवसाय है तो वो शिक्षण ही है। और मेरे इस तर्क को समर्थन देते हैं वो प्रमाण जो ये कहते हैं कि मानव इतिहास की जो श्रेष्ठतम विभूतियां हुई हैं उन्होंने इस व्यवसाय को अपनाया है। युग कोई भी रहे हो, द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, धार्मिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व सेवा के जिस क्षेत्र ने दिया है वो क्षेत्र शिक्षा का है, वो शिक्षक का है। मेरा ये व्याख्यान केंद्रित रहेगा शिक्षक शिक्षा के उस क्षेत्र का जो कि तैयार करती है, उन शिक्षकों को प्रशिक्षित करती है, उन राष्ट्र निर्माताओं को जिनसे अपेक्षा होती है इस समाज की कि वो राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समाज की इकाई को तैयार करेंगे। और मैं आश्वस्त करता हूं अपने इन शब्दों के माध्यम से कि मेरे ये विचार, मेरे ये शब्द मेरे मौलिक हैं, ये मेरी अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, मेरे भावों की मुक्तता का प्रतीक है। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो नाम आपको अभी दिखा, सामान्यतः एक दार्शनिक के रूप में, एक विद्वान के रूप में, एक राजनीतिक के रूप में सामान्यतः हम इनसे परिचित हैं। कुछ लोग इस रूप में भी जानते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के पद को ये सुशोभित भी कर चुके हैं। कुछ लोग ये भी जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के द्वितीय राष्ट्रपति का दायित्व इन्होंने निर्वहन किया। पर मैं डॉक्टर संजीव कुमार आपको ये बात बताऊं कि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र के, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा आयोग को अपनी अध्यक्षता से नवाजा। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद साहब ने स्वतंत्र भारत की शिक्षा को नई दिशा और दशा देने के लिए जिस व्यक्तित्व पे विश्वास किया वो व्यक्तित्व कोई और नहीं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पहला प्रयास स्वतंत्र भारत का जो कि लंबी गुलामी से आजाद हुआ था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में स्थापित हुआ, जिसने अपने दायित्वों को प्रथम प्रयास जो इन्होंने अपना पहला किया वो 4 नवंबर 1948 को इन्होंने अपने दायित्वों को उनका शिरोद्धार किया और 25 अगस्त 1949 को इसका प्रतिवेदन इन्होंने भारत सरकार को समर्पित किया। एक बड़ी विशेष बात कही राधाकृष्णन आयोग ने, जो कि अपने आप में कुछ कथनों के माध्यम से एक दर्शन को अभिव्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि छात्र विश्वविद्यालय के लिए तैयार नहीं किए जाते हैं, बल्कि विश्वविद्यालयों की स्थापना छात्रों के लिए की जाती है। कहीं ना कहीं शिक्षा के दायित्व, शिक्षा की व्यापकता और शिक्षा से क्या अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को इन्होंने इन शब्दों के माध्यम से राष्ट्र के पटल पर रखा कि छात्र विश्वविद्यालयों के लिए नहीं बने हैं, ये शैक्षणिक संस्थाएं छात्रों के अधिगम के लिए बनी हैं, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के लिए बनी हैं। वो छात्र जो कि समाज की इकाई के रूप में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे उस राष्ट्र के निर्माण में, जिसको हम अखंड भारत या अखंड राष्ट्र कहते हैं। मेरे चिंतन का, मेरे व्याख्यान का जो मूल केंद्र रहेगा वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में शिक्षक शिक्षा को लेकर क्या मत रखे श्रीमान राधाकृष्णन साहब ने। और आने वाले समय में मेरी व्याख्यान की श्रृंखला हर आयोग द्वारा दिए गए शिक्षा की संस्तुतियों को आपके समक्ष लेके आएगी।
सबसे पहली बात, जो पहला इनकी सलाह थी, जो इनकी संस्तुति थी, वो थी कि जो शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, उसके लिए सैद्धांतिक पाठ्यक्रम स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। यह बहुत बड़ी बात थी। एक गुलाम राष्ट्र जिसके आर्थिक संसाधन सीमित हों, संसाधनों का अभाव हो, वहां एक लाठी से आप सभी को नहीं हाँक सकते हैं। और कहते भी हैं कि पाठ्यक्रम कुछ और नहीं है, उद्देश्यों की प्राप्ति का मार्ग है, उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है और उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। तो भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से भाषाई विविधता के आधार पर जो व्यक्तियों की अपेक्षाएं बदली हैं, जो व्यक्तियों के उद्देश्य अलग हैं, तो उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक सामान्य पाठ्यक्रम को आप राष्ट्रीय पटल पर आरोपित नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। और विशेषकर जो सैद्धांतिक पाठ्यक्रम है, विशेषकर जो उसकी भाषा है, वो वही हो जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। इनकी दूसरी संस्तुति ये कहते हैं कि जो प्रशिक्षणार्थी हैं, जो अधिगम करता है या जो छात्राध्यापक हैं, उनके वर्ष भर के क्रियाकलापों का जो मूल्यांकन हो वो सैद्धांतिक आधार पे ना हो, और सैद्धांतिक आधार पे भी यदि किया जाए तो प्राथमिकता उसकी सैद्धांतिक विशेषज्ञता को न दी जाए, बल्कि उसके शिक्षण कौशलों को प्राथमिकता दी जाए, उसके प्रयोगात्मक अनुभवों को प्राथमिकता दी जाए, जो कि कहीं ना कहीं उसके शिक्षण को प्रभावित करेगी। अगली संस्तुति जो राधा कृष्णन आयोग ने दी कि प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में गुणात्मक सुधार किया जाए और पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा विद्यालय में शिक्षण अभ्यास को प्राथमिकता दी जाए। ये वही बात जो मैं पहले भी कह चुका कि संख्यात्मक विकास का प्रमाप नहीं है, गुणात्मक विकास का प्रमाण है। जो भी पाठ्यक्रम शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु संस्तुत किया जाए, वो इस बात का विशेष ध्यान रखे कि उन भावी शिक्षकों में वो क्वालिटीज डेवलप हों, वो गुण विकसित हों, ना कि मात्र एक बौद्धिक व्यक्तित्व तैयार किया जाए। और जब उस शिक्षण का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों तो पुस्तकीय ज्ञान से बढ़कर उनके अनुभवों में शिक्षण अभ्यास को प्राथमिकता दी जाए। अगली संस्तुति उनकी कि शिक्षण अभ्यास हेतु मान्यता प्राप्त एवं गुणात्मक स्तर के अभ्यास विद्यालयों का चयन किया जाए। कहीं ना कहीं इनका जो मूल उद्देश्य है इन शब्दों में वो ये है कि जो शिक्षण संस्थाएं जिन नॉर्मल स्कूल से जुड़ी हुई हैं या उन विद्यालयों से अपने आप को उन्होंने अटैच किया हुआ है जहां उनके शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, वो एक सामान्य स्तर के संसाधनों से लैस हों, जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चरल या जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी हों कि प्रशिक्षण हेतु जो सामान्य आवश्यकताएं वो उनको पूरा कर सकें। अतः किसी ऐसी शैक्षणिक संस्थान को अभ्यास विद्यालय के रूप में न यूज़ किया जाए जहां सुविधाओं का अभाव हो, जहां स्वयं संसाधनों का अभाव हो और जहां अवसरों का अभाव हो। अगली संस्तुति कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षक के पद पर पर्याप्त शिक्षण अनुभव प्राप्त व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाए। यह इस बात का घोतक है कि व्यवहार परिवर्तन के लिए या व्यवहार परिवर्तन का दायित्व तो उसी व्यक्ति को दिया जाए या उसी व्यक्तित्व को दिया जाए जो अपने आप में कहीं ना कहीं हम कहें कि उस अंगीठी से तप के आया हो। वो मात्र सोना ना हो, वो पारस हो कि उसके स्पर्श मात्र से। और वो सोना पारस कब बनेगा? इनकी मान्यता है कि वो अनुभव के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। तो ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करने का अवसर दिया जाए जो स्वयं अपने आप में तपे हुए हों। जो स्वयं द्रोण नहीं होगा वो ये बात सही है कि वो अर्जुन को स्थापित नहीं कर सकता है, वो अर्जुन का निर्माण नहीं कर सकता है। अगली संस्तुति
जो डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग राष्ट्र के पटल पर रखते हैं वो है कि एमएड की जो उपाधि है, जो एमएड की डिग्री है, उसके लिए उन्हीं अभ्यर्थियों को चयनित किया जाए, उन्हीं को वो अवसर दिया जाए जिनके पास तुलनात्मक रूप से अन्य अभ्यर्थियों से अधिक शिक्षण अनुभव हो। हम कहते हैं ना, जब शिक्षण सूत्र की बात करते हैं, इसको हम लोग मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की कहते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण का सर्वोत्तम सूत्र है। वैसे ही पूर्व अनुभव कहीं ना कहीं जो ज्ञात का आधार है, उसे क्या पता है, वो कितना जानता है, वो वहां से शुरू करेगा तो वह अज्ञात की ओर तुलनात्मक रूप से उनसे पहले पहुंचेगा जो ज्ञात पे शून्य थे। तो इनकी अपनी संस्तुति है कि एमएड की उपाधि हेतु उसी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाए जो अभ्यर्थी शिक्षण अनुभव प्राप्त हो। इसके साथ साथ जो बात मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता है, और हम सभी जानते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कमेटी 1978 में, 1988 में, 1998 में और 2005 में भी समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं, समाज के उद्देश्य बदलते हैं, और पाठ्यक्रम कुछ और नहीं है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। तो लक्ष्यों के परिवर्तित होने पर अपने आप को रिजिड कैसे पाठ्यक्रम रख सकता है? पाठ्यक्रम को भी लक्ष्यों के अनुकूल अपने आप को बनाना होगा। अतः यह सलाह बड़ी व्यापक है कि प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु जो पाठ्यक्रम है उसमें सुधार निरंतर किया जाए, उसमें संशोधन किया जाए। एक अगली बात जो कि बहुत बड़ी रही, एक सामान्य अवधारणा थी कि शिक्षक शिक्षा विभाग को शिक्षक प्रशिक्षण विभाग के नाम से 1950 से पहले जाना जाता था। 1950 में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग की संस्तुति के आधार पर ही शिक्षक प्रशिक्षण विभाग को शिक्षक शिक्षा विभाग की संज्ञा से सम्मानित किया गया, और यह तर्क दिया गया कि प्रशिक्षण तो पशुओं को दिया जाता है, व्यवहार परिवर्तन तो उसका होता है जिसमें सूझ है, जिसमें समझ है, जिसमें बौद्धिक श्रेष्ठता है। तो इसी आधार पर, इसी आयोग की संस्तुति के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण विभाग को शिक्षक शिक्षा विभाग बनाया गया। अब इस अंश में मैं अपनी पूरे व्याख्यान को विराम देने से पहले कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपके चिंतन की शक्ति को पुनः प्रज्वलित करना चाहूंगा, और आशा है कि मेरे इन विचारों को सुनने के बाद आप इनके उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। मात्र जितना मैंने कहा है वही आपका लक्ष्य नहीं होगा। मेरा पहला प्रश्न कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मेरा दूसरा प्रश्न, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई? मेरा तीसरा मूल्यांकन प्रश्न, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष कब प्रस्तुत किया? और चौथा और अंतिम प्रश्न कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की शिक्षक शिक्षा हेतु कौन कौन सी प्रमुख संस्तुतियां रहीं? ये मेरा प्रथम प्रयास है, और आशा करूंगा आप सभी एक सकारात्मक प्रतिपुष्टि, एक पॉजिटिव फीडबैक इसकी ओर देंगे, और भविष्य में अध्यापक शिक्षा को लेकर अन्य आयोगों द्वारा दी गई संस्तुतियों को मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा। मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूं। आप सभी को डॉक्टर संजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, या यूं कहूं कि राष्ट्र निर्माण के विभाग से आप सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।